दोस्तों, महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सत्ताधारी महायुति गठबंधन को बड़ी सफलता मिल गई है। कुल 69 सीटों में से 67 सीटों पर उनके उम्मीदवार बिना चुनाव लड़े ही जीत गए हैं। यानी इन सीटों पर किसी भी पार्टी ने उनके सामने उम्मीदवार नहीं उतारा। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा हुआ है। बीजेपी की 44 उम्मीदवार ऐसे ही जो बिना मुकाबले के ही चुन लिए गए हैं। ये जानकारी 2 जनवरी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद सामने आई है। नामांकन वापसी के दौरान पूरे महाराष्ट्र में काफी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े चुनाव में बिना इलेक्शन की जीत दर्ज करना और विपक्ष का नामांकन वापस लेना इतना आसान तो नहीं है। आपको बता दें कि सत्ताधारी दलों ने अपने बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की भरपूर कोशिश की थी ताकि वो चुनाव से अपना नाम वापस ले लें। इस दौरान कई जगहों पर तनाव और ड्रामा भी हुआ। नासिक, सोलापुर, मुंबई और नागपुर जैसे शहरों में हालात काफी गर्म रहे। खासकर सोलापुर में बीजेपी के 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया, जो इतना बढ़ गया कि उसमें एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत तक हो गई। स्थिति बिगड़ने के बाद वहां पुलिस बल तैनात करना पड़ा ताकि शांति बने रहे। कुल मिलाकर चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है और कई सीटों पर बिना वोटिंग के ही नतीजे तय हो गए हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या दूसरी पार्टियों का अपना उम्मीदवार न उतारने के लिए कोई दबाव बनाया गया था या फिर कोई और बड़ा खेला हो गया है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अपनी आगे की खबर में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, सबसे पहले बात करें नासिक की। यहाँ बीजेपी के कई कार्यकर्ता और स्थानीय नेता इस बात से नाराज रह गए कि पार्टी ने स्थानीय लोगों की जगह बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। इसी मुद्दे पर पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच तेज बहस और नारेबाजी और तनाव देखने को भी मिली। कई कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने सालों तक पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन टिकट बाहर से आए लोगों को दे दिया गया है। मुंबई में भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं रहे। पार्टी के बड़े नेताओं ने पूरी कोशिश की कि बागी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लें, यानी बगावत कर लें, लेकिन इसके बावजूद वार्ड नंबर 60, 173, 205, 177 और 180 से बीजेपी के 5 बागी उम्मीदवार मैदान में डटे रहे। उन्होंने साफ कहा कि वो किसी भी हाल में चुनाव से पीछे नहीं हटेंगे। इससे पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों को भी झटका लगा। दोनों नेता करीब 9 वार्डों में अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने में नाकाम रहे। पार्टी या गठबंधन के बड़े नेताओं ने बार-बार बैठकें की, बागी उम्मीदवारों से समझाने बुझाने की कोशिशें भी की। उन्होंने मनाने के लिए बातचीत की, लेकिन इसके बावजूद बागी उम्मीदवारों ने चुनाव से अपना नाम वापस नहीं लिया और चुनाव लड़ने पर अड़े रहे। इसका असर यह हुआ कि एक ही पार्टी या गठबंधन के 2 या ज्यादा उम्मीदवार मैदान में रह गए। इसके वोट बंटने का भी खतरा बढ़ गया और जिस योजना के तहत गठबंधन चुनाव जीतना चाहता था वो कमजोर पड़ गई। यानी सीधे शब्दों में कहें तो नेताओं की कोशिशें नाकाम रही और बगावत की वजह से गठबंधन को नुकसान होने की स्थिति बन गई है। दोस्तों, भिवंडी में तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। यहाँ ठाकरे गुटों के बीच बना गठबंधन पूरी तरह टूट गया। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए, यानी जो पहले एक साथ थे अब वही आमने सामने चुनावी मैदान में उतर आए हैं। पनवेल में सत्ताधारी गठबंधन को फायदा मिला। यहाँ महाविकास अघाड़ी के 7 उम्मीदवारों ने अचानक अपने नाम वापस ले लिए, जिससे चलते बीजेपी के उम्मीदवार बिना चुनाव लड़े ही निर्विरोध चुन लिए गए। ये बीजेपी के लिए बड़ी राहत की खबर रही। नागपुर में बीजेपी के बागी उम्मीदवार किसान गावंडे का मामला काफी चर्चा में रहा। खबरों के मुताबिक उनके समर्थकों ने उन्हें घर के अंदर ही रोक लिया ताकि वो पार्टी के दबाव में आकर नाम वापस ले लें। बाद में किसान गावंडे ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो पार्टी के निर्देशों को मानने की अपील करते हैं। हालांकि इस पे पूरे घटनाक्रम को देखते हुए खूब सुर्खियां बनाई गई है। वहीं अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी में भी दिन भर हलचल बनी रही है। कांग्रेस नेता विकास ठाकरे और नितिन राउत लगातार बागी उम्मीदवारों से संपर्क करते रहे। वो उन्होंने समझाने और मनाने में जुटे रहे ताकि पार्टी को चुनाव में नुकसान न हो और वोटों का बंटवारा रोका जा सके। छत्रपति संभाजीनगर में भी बीजेपी के अंदर विरोध देखने को मिला। यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बाहरी उम्मीदवारों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है और इसी बात को देखकर प्रदर्शन हुए। हालांकि कई बागी उम्मीदवारों ने बाद में नाम वापस ले लिया, लेकिन प्रशांत बधाड़े पाटिल ने साफ इनकार कर दिया और वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ने पर अड़े रहे। INS की रिपोर्ट के अनुसार जांच के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। पूरे महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में बिना किसी मुकाबले के निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इनमें बीजेपी के 44 उम्मीदवार, शिवसेना के 22 उम्मीदवार, अजित पवार की एनसीपी के 2 उम्मीदवार और इस्लामिक पार्टी का 1 उम्मीदवार शामिल है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले ही राजनीति में भारी उथल-पुथल, अंदरूनी झगड़े, बगावत और दबाव की राजनीति साफ दिखाई दे रही है। कई जगहों पर वोटिंग से पहले ही नतीजे तय हो चुके हैं, तो कहीं पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, अगर हम महाराष्ट्र के अलग अलग नगर निगमों के स्तर पर देखें तो साफ पता चलता है कि इस बार चुनाव से पहले ही कई
कई जगहों पर बीजेपी और अन्य दलों को बड़ा फायदा मिल गया है। कई सीटों पर उम्मीदवारों ने चुनाव से पहले ही नाम वापस ले लिया, जिसकी वजह से मुकाबला बचा ही नहीं और उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। सबसे पहले बात करें कल्याण नगर निगम की। यहाँ बीजेपी की स्थिति सबसे मजबूत नजर आई है। बीजेपी ने यहाँ सबसे ज्यादा 15 सीटें बिना किसी मुकाबले के जीत ली है। इसका मतलब यह है कि इन 15 वार्डों में बीजेपी के खिलाफ कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतरा ही नहीं और यह बीजेपी के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है। इसके बाद भिवंडी, पनवेल और जलगांव नगर निगमों में भी बीजेपी को अच्छा फायदा हुआ। इन तीनों शहरों में बीजेपी ने 6-6 सीटें निर्विरोध जीत ली, यानी यहां भी चुनाव से पहले ही नतीजे तय हो गए हैं और बीजेपी को बिना वोटिंग के सीटें मिल गई है। अब बात करें शिवसेना की, तो शिवसेना को भी कई जगहों पर फायदा मिला है। ठाणे नगर निगम में शिवसेना ने 7 सीटें निर्विरोध जीत ली है। कल्याण में भी शिवसेना को 7 सीटें मिली और जलगांव में शिवसेना ने 6 सीटें बिना चुनाव के हासिल की है। इससे साफ है कि शिवसेना की कई इलाकों में मजबूत स्थिति में रही और विरोधी दलों की गैर मौजूदगी का फायदा उसे मिला है। अजीत पवार की एनसीपी को जलगांव नगर निगम में 2 सीटें निर्विरोध मिली, वहीं इस्लामिक पार्टी को मालेगांव नगर निगम में 1 सीट बिना मुकाबले के मिल गई है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के कई शहरों में ऐसा देखने को मिला कि चुनाव से पहले ही उम्मीदवार तय हो गए हैं। इससे यह भी पता चलता है कि राजनीतिक दलों के बीच अंदरूनी समझौते, बागियों को मनाने की कोशिशें और दबाव की राजनीति का असर चुनावी नतीजे पर पड़ सकता है। हालांकि यह भी जरूरी है कि अभी चुनाव पूरा नहीं हुआ है और पूरा चुनाव खत्म नहीं हुआ है। जिन सीटों पर मुकाबला बचा हुआ है वहां 15 जनवरी को मतदान होगा। इसमें बीएमसी समेत राज्य के सभी नगर निगम शामिल हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो कई सीटों पर चुनाव पहले ही खत्म हो चुका है, जबकि बाकी सीटों का फैसला 15 जनवरी को जनता के वोट से होगा। इसके बाद ही महाराष्ट्र की नगर निगम राजनीति की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जिस हिसाब से बिना चुनाव के उम्मीदवार चुने गए हैं, इसको देखने से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आगे के चुनाव में क्या होगा। अब दोस्तों, एक सवाल सबके मन में चल रहा है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में उम्मीदवारों का नाम वापस लेना और निर्विरोध उम्मीदवार चुना जाना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि यह फैसला पूरी प्लानिंग के साथ लिया गया हो सकता है कि यह सब विपक्ष के लोगों को जवाब देने के लिए किया गया हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा है। निर्विरोध उम्मीदवार चुन लिए गए। इसके जीत के बाद शिंदे ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया, जैसे बस इंतजार ही कर रहे थे कि जीत मिले और वो हमला करें। आपको बता दें कि शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुंबई को लूटने वाले तुम हो और उसकी रक्षा करने वाले हम हैं। शिंदे ने यह भी कहा कि चुनाव आते ही कुछ लोगों को अचानक मुंबई और मराठी मानूस की याद आने लगती है, जबकि बाकी समय वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं करते। थाने में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिंदे ने आगे कहा कि जनता को ये जानने का हक है कि अब मुंबई और मराठी मानूस के लिए वास्तव में क्या किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे के शासनकाल में ही मराठी मानूस को मुंबई से बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा और अब उनकी सरकार मराठी लोगों को दोबारा मुंबई में बसाने का काम कर रही है। एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि भावनात्मक मुद्दों के सहारे मुंबईकरों और मराठी मानूस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना का भी गलत बताया है। उन्होंने कहा कि भावनात्मक अपील के जरिए लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है और मोदी शाह पर इस तरह की बयानबाजी सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह से आरोप शिंदे लगा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं बीजेपी की ही रणनीति है, क्योंकि जब भी चुनाव करीब आते हैं या तो आतंकवादी हमले हो जाते हैं या फिर हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं या फिर मोदी जी के बारे में या फिर उनके माँ के बारे में कुछ कह दिया जाता है। खैर, इससे ज्यादा और क्या ही बोलूं, आप लोग खुद समझदार हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब आपसे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।